नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहले वाली वीडियो जो मैंने बनाया था कि कैसे शेख हसीना को बांग्लादेश से भागकर भारत में आके रहना पड़ रहा है और क्या परिस्थिति है और क्या परिस्थिति अ, होने के कारण बांग्लादेश से भागकर भारत आना पड़ा। और इसी संबंध में जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं था। अभी इससे पहले मैं बता रहा था कि कैसे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। तो मैं उसी क्रम में आज का जो मेरा वीडियो है, उसी को मैं आगे बढ़ाऊँगा और मैं कुछ पहले वाले वीडियो के बारे में रिकॉल कर देता हूँ कि क्या-क्या मैंने आपको बातें बताया था कि किस-किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हुआ। अ, और मैंने ये भी बताया था कि जो मैं अभी ये सारी बातें जो बता रहा हूँ, वो मैं सब बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में ही बता रहा हूँ कि बांग्लादेश कैसे अलग हुआ और उसमें भारत का क्या रोल रहा, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र कराने में, उसको आज़ाद कराने में क्या रोल रहा। तो अभी मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। उसके बाद मैं शेख हसीना वाले जो अभी चल रहा है, वर्तमान में जो चल रहा है इश्यू, उस पे भी मैं आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं पहले वाले वीडियो को एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने पहले वाले वीडियो में क्या-क्या बताया। मैंने बताया था कि सब कुछ जो ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुआ था, वो 1905 से स्टार्ट हुआ था। मैंने बताया था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसमें कि जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने ये 2 संप्रदाय के बीच में अ, फूट डालने का काम किया था। हालाँकि उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि फूट डालने के लिए डिवाइड एंड रूल का वो खेल रहे थे गेम। उन्होंने बोला प्रशासनिक सेवा बहाल करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं था। वो एक्चुअली लड़वाना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर इकट्ठा हो करके अगर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरे भारत में जो प्रदर्शन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उससे उन्होंने सबको भटकाने के लिए वो धर्म जो है बीच में वो ले आए और हिंदू मुस्लिम को अलग करने का काम किया। उसका नींव उन्होंने 1905 में रखा। उसके तुरंत बाद 1906 में कैसे मुस्लिम लीग का बना, जो ढाका में बना था, और उसके जो फाउंडर थे वो थे ख्वाजा सलीमुल्लाह। उन्होंने ही प्रस्ताव दिया था कि मुस्लिमों के हक की बात करने के लिए भी मुस्लिम को अपना एक संगठन बनाना चाहिए। तो वो ढाका में उस प्रस्ताव को पारित करके मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फिर जिन्ना का एंट्री होता है। तो जिन्ना को पहले इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो पहला जो कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का, मुंबई में जो 20वां कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का, 20वां अधिवेशन हुआ था, उसमें वो शामिल हुआ था 1904 में, और 1906 में वो कांग्रेस का मेंबर बना। और फिर वो उस वक्त तक वो मुस्लिम लीग का कोई मेंबर नहीं था। वो 1913 में जाकर के वो मुस्लिम लीग का मेंबर बनता है, लेकिन फिर भी उस समय तक वो उसकी छवि उस तरीके का नहीं था कि वो कुछ बांटना चाहता हो या कुछ। उस समय तक उसकी छवि हिंदू मुस्लिम एकता पे ही जोर दे रहा था। वो मुस्लिम लीग के एग्जिस्टेंस को उस समय स्वीकार भी नहीं करता था। लेकिन 1913 में वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद भी उसकी छवि ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो खुद लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू मुस्लिम के समझौते की बात होता है, उसका पहल करता है। उसके बाद वो 1920 में जिन्ना कांग्रेस से रिजाइन कर देता है। कुछ मतभेद की वजह से वो रिजाइन करता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से मुस्लिम लीग का मेंबर हो जाता है। उसके बाद वो मुस्लिम लीग के साथ वो पूरी अपना जो पूरा कार्यकाल है, वो कहाँ तक का, वो 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। उसके बाद जब तक पाकिस्तान बन गया तब तक वो मुस्लिम लीग में ही रहा। उसके बाद मुस्लिम लीग से रिजाइन नहीं दिया। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो जो जो जिन्ना था, उसका जो बैकग्राउंड था, वो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि जो था वो बहुत रिच फैमिली से आता था, और वो उसके जो फादर थे वो मर्चेंट थे।
फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था और वो एक्चुअली वो बैरिस्टर का पढ़ाई करके लंदन से आया था। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि वो जो उसका पहले था, मैं उसके ग्रैंडफ़ादर की बात बता रहा हूँ, दादा की, उसके दादा की बात बता रहा हूँ, वो गुजरात के काठियावाड़ है, वहाँ से शायद बिलॉन्ग करता था। ये बाद में जब इसके फादर थे वो कराची मूव कर गए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसने धर्मांतरण भी किया, पहले शायद ये हिंदू ही था, उसके बाद ये मुस्लिम धर्म को अपनाया। और इसके शायद दादाजी का नाम जेना भाई ठक्कर था। आई थिंक जहाँ कहीं भी मैंने पढ़ा है तो मैं इस चीज़ को, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि मैंने किस किताब में पढ़ा है, अगर मैं आएगा तो उसका मैं रेफरेंस बता दूंगा आपको। खैर आगे चलते हैं। तो जिन्ना जो है 1913 के बाद वो मुस्लिम लीग का परमानेंट मेंबर ही रह गया, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बना वो जब तक पाकिस्तान को अलग नहीं करवा दिया तब तक रहा। अब उसके बाद 1920 के बाद वो कांग्रेस से रिजाइन करता है। फिर उसके बाद एक पहल चलता है और एक बात चलती है कि टू नेशन थियरी की। भाई टू नेशन थियरी का जो आधार था वही था कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो अलग अलग है, वो उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका जो प्रैक्टिसेस है वो अलग है, और हर तरीके से ये दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। हर तरीके से वो अलग है, उनका चाहे प्रैक्टिस की बात कर लें या फिर उनका जो अपना धर्म है, और उनके रहने का तरीका, उनका जो कल्चर है, सारी चीज़ें। तो इस आधार पे हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसका डिमांड, मतलब ये एक फाउंडेशन रख दिया गया एक अलग भारत से एक अलग राष्ट्र बनने का, एक अलग कंट्री बनने का, जो जो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1940 में जो है वो लाहौर अधिवेशन, लाहौर रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें कि कहा जाता है कि वो एक पाकिस्तान को बनने का एक वहाँ से एक नींव रखा गया। उसके बाद जो अगला होता है वो नेक्स्ट जो आता है वो आता है 1946, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये ईयर, इस लिहाज से कि 1946 में जिन्ना ने कांग्रेस को एक तरीके से अल्टीमेटम दिया था, और वो डायरेक्ट एक्शन डे की एक तरीके का धमकी ही था कि या तो मेरा जो प्रस्ताव है उसको मान लो, पाकिस्तान को बनने की बात कर रहा था, या फिर अगर भारत ही रहेगा तो हम उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डायरेक्ट एक्शन डे में खुली धमकी था। और डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस्ड होने के बाद बंगाल में जो लीग के चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर सोहरावर्दी नाम है, और उसके भाषण में बहुत सारे मुस्लिम इकट्ठा हुए और उसमें सब हथियार बंद थे। उसके बाद जो कत्लेआम मचाया गया, जो वहाँ रेप हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, और लगभग आंकड़ा बता देता हूँ मैं, लगभग आंकड़ा जो है पब्लिकली जो है वो चीज़ें लगभग 5,000 के आसपास है। और मतलब अभी तक आप सोच सकते हो कि जो साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो अब आपस में ही उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। और इतनी बेरहमी तो अंग्रेजों ने भी नहीं दिखाया था जितने अपने लोगों ने आपस में ये सारी चीज़ों को दिखाया। ये कुरूपता और ये वहसीपन, इस कत्लेआम इस तरीके से हुआ कि उसका फिर काउंटर हुआ फिर बिहार में। तो एक तरीके से वहाँ बंगाल में दंगा हुआ और नरसंहार हुआ, बलात्कार हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, लगभग 5,000 के आसपास मारे गए। ये मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट एक्शन डे की बात। और इस दिन को जो 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, इसको ग्रेट किलिंग्स ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। उसके बाद ये सिचुएशन अनकंट्रोल हो गई। फिर जो बात आता है वो फिर आ जाता है 3 जून 1947 में, जब माउंट बेटन प्लान के थ्रू भारत का विभाजन होना था और पाकिस्तान बनना था। और पाकिस्तान जब बना, जब पार्टीशन हुआ, ये प्लान था माउंट बेटन प्लान जिसके तहत पार्टीशन होना था। तो
आप अभी मैं बैठ के इतने आराम से बता रहा हूँ, ये सिचुएशन ऐसा नहीं था। बहुत ही दहला देने वाला था और आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि लगभग आंकड़ा है 6 लाख से लेके 20 लाख लोग के पास मारे गए थे। जब बंटवारा हुआ तब उस वक्त की बात बता रहा हूँ, विभाजन हुआ तो ट्रेन से लाश जाती थी और ट्रेन से लाश आते थे, इस तरीके का स्थिति था। मतलब आप मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि अंग्रेज के शासन काल में इतना इस तरीके का नरसंहार नहीं हुआ होगा जितना विभाजन के बाद हुआ। अपने लोगों ने ही अपनों को काटा, मारा और मास लेवल पे रेप भी हुआ महिलाओं का, इस तरीके का स्थिति था। फिर जो बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के क्रम में जो लाइन खींची गई वो उसको रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है, क्योंकि वो वहाँ के जो नाम था जिन्होंने उसको मैप पे ही एक तरीके से लाइन खींच दिया कि पंजाब से जो है वो वेस्ट वाला पार्ट है और इधर बंगाल से ईस्ट वाला पार्ट जो है भाग है वो अलग हो गया। अब यहाँ तक मैंने वो जो लास्ट वीडियो था मैंने पार्टीशन तक आपको बताया था और इतना आसान नहीं था। मतलब एक तरफ आप सोच सकते हो कि देश को पावर ट्रांसफर कर दिया गया है, आज़ाद हो गया, और दूसरी तरफ इस तरीके का कत्लेआम मचा हुआ था। पूरे देश में हर जगह दंगा हो रहा था, चाहे वो बंगाल हो, दिल्ली हो, हर जगह। और उसके बाद जब बंगाल को पूर्वी बंगाल में और पंजाब का जो पश्चिमी भाग है, अब सोच सकते हो कि एक राष्ट्र का ऐसा निर्माण हुआ जो अपने आप में अटपटा था। एक हिस्सा से दूसरे हिस्से की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर का था। इतना बड़ा डिस्टेंस था दोनों के बीच में। दोनों ही कल्चरली डिफरेंट थे। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये दोनों देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग थे। बस इन्होंने अलग इसलिए किया क्योंकि वो मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसेस में मुस्लिम है इसलिए अलग कर दिया। लेकिन अगर आप उनको देखोगे तो आप बिल्कुल अलग पाओगे कि वो एकदम बेढंगे तरीके का एक तरीके का पार्टीशन हुआ था, क्योंकि वो बंगाली कल्चर को मानते थे जो पूर्वी बंगाल के लोग थे, और इधर पश्चिमी वाले जो थे इसमें जो लोग थे वो पंजाब के थे, और उसके बाद आपके पंजाब के बाद पश्तून हो गए। तो इसमें एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी का बिल्डअप था वेस्ट वाले में, लेकिन ईस्ट वाले में जो था इनका एथेंटिसिटी सिर्फ बंगाली था, और ये जो थे वो सिर्फ बंगाली कल्चर को ही मानने वाले, बंगाली भाषा को ही मानने वाले लोग थे। तो दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों ही जो पाकिस्तान बना उसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों बिल्कुल अलग थे। तो उसी वक्त साफ था कि ये साथ नहीं रहने वाले। लेकिन फिर आगे क्या हुआ मैं इस बात को बताता हूँ आज के वीडियो में। देखो आगे फिर क्या हुआ, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तान दो, ईस्ट और वेस्ट, तो उसके बाद जो है जो पाकिस्तान है उसमें ज़्यादा डोमिनेंट जो था वो वेस्ट वाला पार्ट था। डोमिनेंट कहने का मतलब है कि हर तरीके से प्रभुत्व रखने वाला। जो ईस्ट वाला पार्ट था उसको दबाया जाता था, ईस्ट पाकिस्तान को, चाहे वो वेशभूषा के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, और उसके बाद हर तरीके का उसको दबा के रखने की कोशिश करते थे। उसका उतना प्रभुत्व नहीं था। सबसे पहला जो विवाद हुआ पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान से, वो था भाषा। भाई इन लोगों का मानना था कि जो छात्रों ने जो अभी जो बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ छात्रों ने आंदोलन किया 1948 के आसपास कि भाई जो 1947 में, माफ कीजिएगा, 1947 में आंदोलन किया भाषा को लेकर कि हमारा बंगाली भाषा होना चाहिए, बंगाली भाषा भी होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन इसके काउंटर में जिन्ना ने 1948 में, वो 1948 में मर भी गया सितंबर में, लेकिन उसके पहले की बात है ये, वो ढाका में जाके एक सख्त मैसेज दिया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा पाकिस्तान का वो उर्दू होगा। सबसे बड़ा कारण बना भाषा। और जो पूर्वी
पाकिस्तान था इसका क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा था, तो इनका कहना था कि जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बंगाली भी होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिन्ना के जाने के बाद फिर ये आंदोलन काफ़ी तूल पकड़ा कि भाषा जो है, भाषा के आधार पे जो आंदोलन है ये काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया और इसका मास लेवल पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। 1948 के बाद जब जिन्ना ने साफ तौर पे कह दिया कि जो पाकिस्तान है उसका एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, वो उर्दू, तो इसके काउंटर में जो 1952 में भाषा आंदोलन शुरुआत हो गया, भाषा आंदोलन का शुरुआत हो गया कि भाई बंगाली भाषा भी होना चाहिए। तो वहाँ से जब बात आगे बढ़ी तो आवामी लीग का जो आधार है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बना था भाषा आंदोलन ही, जो 1952 में हुआ था। तो 1955 में आवामी लीग का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, उसमें ये एक संगठन बना आवामी लीग। और आज जो शेख हसीना है वो उसी पार्टी की है और उसके जो मुखिया थे वो शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता थे उस वक्त। तो जो आवामी लीग था उसके जो मुखिया थे वो शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने भाषा को लेकर के एक आंदोलन खड़ा किया और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद ये आपको शायद पता है या नहीं, मैं बता देता हूँ, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1956 में तैयार हुआ था। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बना था और इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से स्टैब्लिश हुआ वो कंट्री। उस वक्त जो है ये कबूल कर लिया गया था और ये मान लिया गया था कि जो पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो उर्दू और बंगाली होगा, माना गया था। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि दोनों में बहुत डिफरेंस था। सबसे पहले जो पूर्वी भाग में जो ईस्ट वाला पाकिस्तान था वो सिर्फ एक ही कल्चर पे बिलीव करते थे, वो बंगाली। लेकिन जो पश्चिमी वाला भाग था, जो वेस्ट पाकिस्तान था, उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्तून, ये सारे इन सब का मिक्सचर था उधर। तो कहने का मतलब ये है कि उस आधार पे देखा जाए तो दोनों बहुत अलग थे। धर्म के आधार पे अलग कर लिया गया, लेकिन बाद में देखा जाए तो धर्म के नीचे भी आकर के ये सारी बातें बिल्कुल अलग अलग थी, जो एक साथ बनने वाली नहीं थी। उसके बाद 1951 में जो वहाँ का सेंसस हुआ पाकिस्तान का, तो उसमें ये पाया गया कि चाहे जीडीपी के मामले में हो या पॉपुलेशन के मामले में हो या स्कूल के मामले में हो या यूनिवर्सिटी के मामले में हो, सब में जो ईस्ट पाकिस्तान है वो आगे है। इन सभी बातों में, इन सारी चीज़ों में आगे था। चाहे वो जीडीपी की बात कर लो आप, या ज़्यादा स्कूल की बात कर लो उसमें, या कॉलेजेस की बात कर लो उसमें, या पॉपुलेशन में भी ज़्यादा था। ठीक है। उसके बाद लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट था वो ज़्यादा वेस्ट वाले पाकिस्तान में हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान को इग्नोर करा जा रहा था, और इग्नोर ही नहीं, वहाँ जो थे उसको लेबर हब बना दिया। सिर्फ कामगार के तौर पे देखा जाने लगा, वहाँ के लोग सिर्फ काम कर सकते हैं। लेबर हब बना दिया गया पूरे ईस्ट पाकिस्तान को। ये सब भी एक कारण बना, ये सब एक कारण बना दोनों के बीच में बाद में अलग होने का कारण बना। जो फैक्टर था वो क्या क्या था? सबसे पहला फैक्टर जो मैंने बताया, लैंग्वेज सप्रेशन था। भाषा को दबाया गया, मतलब उस भाषा को वो लोग हे भावना से देखते थे, बंगाली भाषा को, जो पश्चिमी पाकिस्तानी थे। उसके बाद उनके कल्चर का भी डिफरेंस था। थर्ड थिंग, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, मतलब आर्थिक रूप से उनका शोषण करा गया। उसके बाद था मास अरेस्ट, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया। किलिंग्स है, उसमें लोगों को मारा भी गया।
ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज था, उनके साथ कॉलोनियल ट्रीटमेंट दिया गया। जैसे अंग्रेज आके ट्रीटमेंट कर रहे थे यहाँ भारत में, उसी तरीके से जो वेस्ट पाकिस्तानी थे वही ट्रीटमेंट कर रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तानी के साथ। ये सब कारण बना, ये सब कारण बना बांग्लादेश बनने का। उसके बाद फिर ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूं ये 2 दशक तक चलता रहा। 2 दशक तक, लगभग 20 साल तक ये सारी चीजें चलता रहा इसी तरीके का। उसके बाद समय आ जाता है 1966। उसमें जो 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने 6 बिंदुओं पर बात करने के लिए, या ऐसा कह सकते हो आप, 6 पॉइंट चार्टर तैयार किया। और उस समय का जो तत्कालीन मिलिट्री रूलर था अयूब खान, उसको दिया। और क्या क्या था वो तो मैं बता देता हूँ। उसमें था भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात था, और ऑटोनॉमी की बात था कि ईस्ट पाकिस्तान को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, भाषा को लेकर के, ये सारी चीजें था वो 6 पॉइंट में। लेकिन वो उस तरीके से माना नहीं गया, मतलब एक तरीके से उसको डिनाई कर दिया गया। तो इसका ही कारण बनता है कि 1970 में फाइनली एक लिबरेशन मूवमेंट चला ईस्ट पाकिस्तान में। और फिर समय आता है 7 दिसंबर 1970, जो पाकिस्तान का पहला जनरल इलेक्शन हुआ था। और वेस्ट पाकिस्तान से पीपीपी पार्टी का जो जुल्फिकार अली भुट्टो वो था, और जो ईस्ट पाकिस्तान है उससे शेख मुजीबुर रहमान। इलेक्शन के लिए कंटेस्ट किया दोनों ने, और ये फेयर इलेक्शन हुआ था, ट्रांसपेरेंट था, फेयर था। इसमें से जो रिजल्ट हुआ वो काफी शॉकिंग था। इसमें जो ईस्ट पाकिस्तान के मेंबर थे अवामी लीग के, शेख मुजीबुर रहमान, उनका 170 सीट आया, और महज पीपीपी पार्टी के 81 सीट आए थे। तो फाइनली जो अवामी लीग ने बहुमत प्राप्त किया था, 170 सीट लेकर के आए थे। तो जो वेस्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री के जनरल थे याहिया खान, और पीपीपी पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने मानने से इनकार कर दिया। और वो जो पूरा हुआ था वो पूरा का पूरा चुनाव ही रद्द कर दिया। और वहां जो था वो मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है जो सेना उसको ऑपरेट करती है, या सेना के द्वारा शासन जो चलता है उसी को मार्शल लॉ कहते हैं। तो उसके काउंटर में शेख मुजीबुर रहमान ने, उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया, जो 7 मार्च 1971 से स्टार्ट किया। उसमें लगभग 50,000 बंगालीज थे, मोबिलाइज किया सबको, और एक आंदोलन पीसफुली किया गया ढाका में। और फिर 25 मार्च 1971 को जो उनको एयरलिफ्ट करके अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट को, एक ऑपरेशन था जिसका शुरुआत हुआ। और ये सर्च लाइट कुछ कोई बहुत, तो अगर देखा जाए तो ये इस तरीके का ऑपरेशन था जिसमें मास लेवल पर किलिंग्स हुआ था। मतलब मैं भी आंकड़े बताऊंगा तो आप भी शॉक्ड रह जाओगे। लगभग 3 मिलियन जो ईस्ट पाकिस्तानी थे उसको मारा गया, मर्डर किया गया, और महिलाओं के साथ रेप किया गया। बहुत ब्रूटल था ये ऑपरेशन सर्च लाइट। और ये लगभग 9 महीने तक चला, मार्च से लेकर दिसंबर तक चला। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं आज इस वीडियो को यही बाइंड अप करता हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो
मैं अभी जो चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है या अभी जो चल रहा है सिचुएशन अभी है बांग्लादेश का, जो शेख हसीना को भाग करके बांग्लादेश से यहाँ आना पड़ा भारत में, और वो क्या कारण है जिसकी वजह से भागना पड़ा, और बांग्लादेश किस तरीके से आज़ाद हुआ, भारत का उसमें क्या रोल था, ये सारी बातें मैं अपने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताऊंगा। मैंने ऐसा कहा था कि इसको 2 पार्ट में कवर करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 पार्ट में अगर कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं इसको रोक रहा हूँ, और अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें ये सारी बातों को मैं करूंगा। धन्यवाद।